अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाई मौज़ूम फ़खर में खुशामदीद। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह के सूबा सिंध से मुतल्लिक दिए गए बयान को गैर हकीकी, इश्तियाल अंगेज़ और ख़तरनाक हद तक तारीख को मस्ख़ करने की कोशिश करार देते हुए इसको मुस्तरद भी किया है और इसकी मज़म्मत भी की गई है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक इंडियन वज़ीर दिफ़ा का ये बयान उस हुंदो तवा सोच की अक्कासी करता है जो बैनुल अक़वामी क़वानीन, तस्लीम शुदा सरहदों की हुर्मत और रियासती खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ारत ख़ारजा का ये रद्द-ए-अमल भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह के उस बयान के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने सिंध के हवाले से हर्जा सराई की थी और उन्होंने इस बात का दावा किया था कि आज शायद सिंध की सरजमीन इंडिया का हिस्सा नहीं, लेकिन तहजीबी तौर पर सिंध हमेशा इंडिया का हिस्सा रहेगा और जहां तक ज़मीन की बात है तो सरहदें बदल सकती हैं। क्या पता कल को सिंध फिर से इंडिया में वापस आ जाए। अब उनकी तरफ से ये बयान इनफैक्ट एक ख़ास बैकग्राउंड और एक ख़ास पर्सपेक्टिव के अंदर दिया गया है। ये वही पर्सपेक्टिव है जिसका इजहार कभी अमित शाह की तरफ से सामने आता है, कभी नरेंद्र मोदी की तरफ से सामने आता है, कभी भारत के चीफ ऑफ डिफेंस अनिल चौहान की सूरत में और कभी भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपिंदर द्विवेदी की तरफ से और कभी उनकी वेस्टर्न कमांड के सरबरा मनोज कातियार भी इसी तरीके से इजहार ख्याल करते हुए नजर आते हैं कि जनाब हम इस मर्तबा पाकिस्तान का जोग्राफिया तब्दील कर देंगे। लेकिन जोग्राफिया तब्दील करना तो बड़ी दूर की बात है। मैं आपको ज्यादा दूर नहीं बल्कि चंद बरस पीछे लेके जाता हूं जहां पर इंडिया की एक सरकारी दस्तावेज में ये चंद अल्फाज लिखे गए हैं और ये चंद अल्फाज ही इनफैक्ट इस बात का इजहार है कि जोग्राफिया बदलने की सलाहियत किसके पास है, दावे कौन करता है और अमली इक़दामात कौन करते हैं। इंडियन की डिफेंस आर्काइव्स में ये तहरीर और ये रिकॉर्ड इनफैक्ट ना सिर्फ मौजूद है बल्कि अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ये तारीखी डॉक्यूमेंट वहां से भी दस्तयाब हो जाएगा। भारतीय आर्मी की सरकारी 1965 वॉर हिस्ट्री में ये लिखा हुआ है, पाकिस्तान कैप्चर्ड मुनाबाव रेलवे स्टेशन एट एडवांस्ड 6 to 8 किलोमीटर्स इनसाइड राजस्थान। ठीक है जी, ये अल्फाज वहां पर लिखे हुए हैं कि 1965 की जंग में पाकिस्तान ने ना सिर्फ मुनाबाव के रेलवे स्टेशन बल्कि मुनाबाव फोर्ट के ऊपर भी कब्जा कर लिया था और पाकिस्तान जो है वो इंडियन बॉर्डर को क्रॉस करके 6 से 8 माइल अंदर आ चुका था और वहां पर पाकिस्तान ने ना सिर्फ कब्जा कर लिया था बल्कि ये दो तस्वीर आपके सामने मैं रख रहा हूं जो कि मुनाबाव फोर्ट और मुनाबाव रेलवे स्टेशन की हैं, जहां पर सब्ज हिलाली परचम इस बात का सबूत दे रहा है कि 1965 में पाकिस्तानी फौज ने इंडियन इलाके को ना सिर्फ फतह किया था बल्कि वहां पर पाकिस्तान का परचम भी लहरा दिया था। ये तारीखी हकायक हैं और इन तारीखी हकायक को किसी भी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब ये बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि जनाब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम सिंध ले लेंगे। खाला जी का कोई सौदा है जनाब, जो सा मर्जी आएगा और आके यहां से जनाब अपनी चीजें लेके चला जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की फौज उस वक्त भी 1965 में भी इंडिया के मुकाबले में नाकाबिले शिकस्त थी। पाकिस्तानी फौज आज भी इंडिया के मुकाबले में नाकाबिले शिकस्त है क्योंकि इंडिया जो चीज करने की सोच रहा होता है पाकिस्तान उससे पहले ही अपनी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ड्रॉ कर चुका होता है। और जहां तक दफ्तर खारजा की तरफ से ये बयान में इस बात का इजहार किया गया है कि भारतीय वजीर दिफा का बयान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की मुनाफी है, तो ये बात भी 100% दुरुस्त है क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर की आर्टिकल 2 और क्लास 4 इस बात को वाज़े तौर पर इंश्योर करती है कि अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक की जो इंटरनेशनल सरहद है उसके तकद्दुस को बरकरार रखा जाएगा और अगर कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क की इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करने की या इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके उसके किसी भी हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश करता है जनाब, तो ये सारी सूरत हाल अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर की खिलाफ
खिलाफ वर्जी है जिसके ऊपर इंडिया ने खुद दस्तखत किए हुए हैं। ये जो 1965 का वाकया मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है, ये मुआहदा ताशकंद के बाद जब जो है रशिया में उस वक्त के पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जनाब ये जो जनरल अयूब खान, जो कि पाकिस्तान के इस वक्त फॉर्मर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उमर अयूब खान साहब के दादा हैं, और जनाब इंडियन उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके दस्तखत हुए थे मुआहदा ताशकंद पर। और उस दस्तखतों के बाद ही पाकिस्तान ने ये जो 10 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान ने फतह किया था, वो बाद में पाकिस्तान ने इंडिया को लौटाया था, लेकिन इस शर्त पर कि जनाब ये चीज इंडिया की तारीखी दस्तावेजात में तहरीर की जाएगी। और यही वजह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल में मई में जब पाकिस्तान 7 से 11 किलोमीटर अंदर घुसा और पाकिस्तान ने कई इंडियन चेक पोस्टें जिनको तबाह किया, वहां पर सब्ज हिलाली परचम लहराए, वो सब्ज हिलाली परचम आज भी लहराए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने ये जो है वापस अपनी पोजीशन पर जाने के लिए इंडिया के सामने इस शर्त को रखा था कि आप सीज फायर एग्रीमेंट के अंदर वाज़े तौर पर यह बात को लिखेंगे कि पाकिस्तान जिन जिन पोजीशंस पर आगे आया है, पाकिस्तान 22 अप्रैल की पोजीशन पर वापस जाए। यानी इस बात को डॉक्यूमेंट किया जाए कि लाइन ऑफ कंट्रोल में पाकिस्तान ने आगे की तरफ पेनिट्रेशन की है। इंडिया ने आज तक ये बात लिख कर नहीं दी, और चूंकि लिख कर नहीं दी, लिहाजा ये जो 10 मई को अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट के बाद सीज फायर एग्रीमेंट, सीज फायर का ऐलान किया गया था, वो सीज फायर अभी भी जुबानी सीज फायर है। इस मुआहदे के ऊपर अभी तक दस्तखत नहीं हुए। अब ये जो राजनाथ सिंह ने नई शुदरी छोड़ी है, तो ये इनफैक्ट सियासी जुमला नहीं है, बल्कि ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक सोच की अक्कासी करता है। यह बयान कि पाकिस्तान की सरजमीन पर बराह रास्त इंडिया अपना दावा कर दे, ये आरएसएस की अखंड भारत बयानिए की रियासती तौसीक है और पाकिस्तान के खिलाफ नफ्सियाती जंग यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। और ये जो वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इसका इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान बड़ा अच्छा प्लेयर है। इस बात को उनको याद रखना चाहिए। अब ये जो कहने की बात है कि जनाब हम सिंध पर कब्जा कर लेंगे या सिंध के अंदर घुस जाएंगे, असल बात यह है कि इस वक्त खुद इंडिया को सरक्रीक के ऊपर पाकिस्तान के अच्छे खासे दबाव का सामना है। पाकिस्तान ने हालिया दिनों में सरक्रीक में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 कामयाब ऑपरेशंस किए हैं। पाकिस्तान की तरफ से सरक्रीक में ड्रोन्स के जरिए इंडिया ने जो अपनी एक नई चेक पोस्ट बनाने की कोशिश की थी, पाकिस्तान की तरफ से उस कोशिश को नाकाम बना दिया गया। अपनी औकात ये है कि जनाब आप एक मुतनाज़ा इलाके के अंदर अपनी एक नई चेक पोस्ट नहीं बना सकते। तो दावा करते हैं कि जनाब सरक्रीक से एक रास्ता कराची की तरफ जाता है। इस सवाल का तो जवाब है एब्सोल्युटली नॉट, मुमकिन ही नहीं है, कतई तौर पर मुमकिन नहीं है। अब असल बात क्या है? असल बात यह है कि बिल्ली को आते हैं छिछड़ों के ख्वाब, और वो छिछड़ों के जो ख्वाब है वो देखता रहता है। आरएसएस के नजरियाती लिटरेचर और दिल्ली पॉलिसी हलकों में मौजूद ग्रेटर इंडिया सिविलाइजेशनल स्टेट मॉडल, ये एक डॉक्यूमेंट है जो आरएसएस ने लिखा हुआ है। और आरएसएस के इस मॉडल में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और इवन अफगानिस्तान भी इसी अखंड भारत का हिस्सा है। ये इसी डॉक्यूमेंट का जिसका नाम मैंने अभी आपकी खिदमत में लिया है, ये तमाम की तमाम चीजें उसके अंदर तहरीर की गई हैं। तो इसका मतलब यह है कि यह महज बयान नहीं है, यह आरएसएस की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने की कोशिश है। दूसरा, मौजूदा हालात जहां पर इंडिया और पाकिस्तान दोनों इस वक्त बॉर्डर एरियाज के अंदर आईबॉल टू आईबॉल कनेक्शन के अंदर मौजूद हैं। इंडिया पाकिस्तान की सरहद के करीब, चाहे वो राजस्थान है, गुजरात है, लूने वाला है, यानी रहीम यार खान वहां पर अपनी मशकें जारी रखे हुए हैं। उनकी स्ट्राइक कोर्स की मूवमेंट की जा रही है, रिवर क्रॉसिंग ड्रिल्स की जा रही हैं, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर में फॉरवर्ड पोजीशंस पर डिप्लॉयमेंट की जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर्स के नोटम्स जारी किए जा रहे हैं, कभी दिल्ली के लिए, कभी मुंबई के लिए, और अब कलकत्ता एफआईआर के लिए भी इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का नोटम जारी किया है।
है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इंडिया की तरफ से जो भी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हो रही है वो राजस्थान के बॉर्डर्स के साथ साथ ज्यादा हैवी जो डिप्लॉयमेंट है वो लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री के ऊपर है और ज्यादातर तवज्जो भी इसी बेल्ट के ऊपर है। आज इंडिया का सिंध के अंदर आना या सिंध पर कब्जे करने की ख्वाहिश नहीं है, उसके बुनियादी मकसद है सर क्रीक के ऊपर अपने तसल्लुत को बरकरार रखना ताकि पाकिस्तान को वो जो एक खुसूसी पोजीशन मिलती है इस एरिया में मुमकिना तौर पर मादनियात की मौजूदगी के उन तमाम सोर्सेज को कैपिटलाइज करना, और इसके लिए ही ये सारी के सारी ड्रामाबाजी को स्टेज किया गया है। अब ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान लाताल्लुक नहीं रह सकता, और मैं कई मरतबा आपकी खिदमत में ये बात अर्ज कर चुका हूं कि बयानिए की लड़ाई को अगर आप प्री वॉर सिग्नलिंग के साथ रख कर देखें तो यह मामला बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आ रहा है कि यह महज एक डिसेप्शन है, इसके अलावा और कुछ नहीं। कि आपने एक ऐसे इशू को छेड़ने की कोशिश की जिसको आप अपनी पोजीशन से चेंज नहीं कर सकते। सिंध को हासिल करना कतई तौर पर नामुमकिन है इंडिया के लिए, और अगर ऐसा किया जाएगा तो मुमकिना तौर पर इसके बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे जो है ना इसके जवाबात सामने आ सकते हैं। और इस बात का इंडिया को बखूबी अंदाजा है कि अगर वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स को वायलेट करते हुए किसी जगह पर कुछ भी स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा, या अपनी जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है जिसके मुताबिक इतनी तेज रफ्तारी से हमला करना है कि पाकिस्तान को रिस्पांस का मौका ना मिल सके और सिर्फ 10 घंटे के अंदर 300 किलोमीटर आगे बढ़ा दिया जाएगा बॉर्डर को, यानी 300 किलोमीटर पाकिस्तान के एरिया पर कब्जा करने की ये जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है ये इसी के लिए तैयार की गई थी ना कि पाकिस्तान को एकदम चौंका दिया जाए, सरप्राइज फैक्टर को पाकिस्तान के लिए इन्होंने तैयार करना था। लेकिन उसका जवाब क्या दिया पाकिस्तान ने? पाकिस्तान ने 0.5 से लेकर 5 किलो टन तक का नसर मिसाइल तैयार कर लिया जो कि एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, और ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का पाकिस्तान की तरफ से जवाब है। यानी अगर पाकिस्तानी फौज पर दबाव बढ़ाया गया या किसी भी तरीके से पाकिस्तानी बॉर्डर के अंदर आकर पेनिट्रेशन करने की कोशिश की तो महज एक नसर मिसाइल को फायर करते हुए पाकिस्तानी हदूद के अंदर ये जो 20,000 इंडियन फौजी जो एक उस तहत अंदर आ रहे होंगे वो 1 मिनट के अंदर भाप बनकर उड़ जाएंगे, 1 मिनट के अंदर, विद इन 1 मिनट। और चूंकि ये जो स्ट्राइक होगी ये पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर होगी, लिहाजा इसके ऊपर किसी तरह की कोई और जो सैंक्शंस हैं या किसी तरह की और काबिल गिरफ्त कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हो सकेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी हदूद के अंदर इन्वेड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। इंडियन सरहद के पार जाकर इंडिया की हदूद के अंदर नसर मिसाइल फायर नहीं किया। तो ये बात, ये जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है ये नसर मिसाइल इसी का जवाब है जो कि चलती हुई गाड़ी से, शोल्डर लॉन्चर से और किसी भी प्लेटफॉर्म से जिसको फायर किया जा सकता है। तो पाकिस्तान का जो जवाब है वो पाकिस्तान ने ऑलरेडी तैयार कर रखा है। आप आए पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करें, अंदर घुसने की कोशिश करें, आ जाए अंदर 5-7 किलोमीटर और देखें फिर तमाशा, फिर देखें कि क्या जवाब मिलता है। 1 मिनट के अंदर, विद इन 1 मिनट, कोई मैं विद इन 60 सेकेंड्स, मैं इससे ज्यादा की बात नहीं कर रहा, पता चल जाएगा और कि जनाब ये आटा चीनी दाल का भाव क्या है। दावे करना और बात है। असल में पाकिस्तान को इनफैक्ट ये जो मल्टी वॉर फ्रंट के नैरेटिव के अंदर उलझाने की कोशिश की गई है, क्योंकि इंडिया का बुनियादी मकसद इस वक्त जो है वो पाकिस्तान को अपने वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों बॉर्डर्स पर उलझा कर रखना है। एक जानिब अफगानिस्तान के अंदर पेनिट्रेशन करते हुए अफगान तालिबान को और टीटीपी को, बीएलए को पाकिस्तान के खिलाफ
उलझाना, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना और उनको हर तरह के फंड देखते पाकिस्तान के एक महाज को मसरूफ रखना, और दूसरी जानिब खुद आकर सरहद पे खड़े हो जाना सिर्फ इस ताक के अंदर कि कब हमें वो मौका मिलेगा कि हम जनाब स्ट्राइक कर सकें। ये महज इस सारे अमल का ही एक शाखसाना है जिसमें राजनाथ सिंह ने एक वेल कैलकुलेटेड बयानिए की बुनियाद रखी है। और अगर आप वो क्लिप जो कि उसका सोशल मीडिया पर वायरल है और उसने खुद भी अपना जो एक्स हैंडल्स हैं उसके ऊपर शेयर भी किया है, जिसमें जब वो ये जुमला बोलता है कि जनाब तारीख बदल सकती है, बॉर्डर भी तब्दील हो सकते हैं, हो सकता है सिंध कल दोबारा इंडिया का हिस्सा बन जाए, तो वो एक मक्काराना मुस्कुराहट आपको उसके चेहरे पे नजर आ रही थी। वो मक्काराना मुस्कुराहट इस वजह से नहीं थी कि जनाब वो जीत का जो है वो दावा कर रहा है। वो मक्काराना मुस्कुराहट इस वजह से थी कि वो अपनी ऑडियंस को इस एक नए ख्वाब के अंदर उलझाना चाहता था। अपनी आरएसएस आइडियोलॉजी के तहत जो आरएसएस आइडियोलॉजी के हामिल सामीन उसके सामने मौजूद थे, उसको उस बयानिए का हिस्सा बनाना चाहता था। अदरवाइज जो हकीकी खतरात मौजूद हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री और ये अपने पंजाब बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां पर इंडिया की मनोज कातियार की ज़ेरे सरबराही जो इस वक्त उनकी ईस्टर्न कमांड है वो मुतहरक है और मुसलसल ये जो ड्रिल्स हैं वहां पर की जा रही हैं। और इन ड्रिल्स का बुनियादी मकसद सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने अपनी फौज की जो सलाहियतें हैं उसमें इजाफा करना है, बल्कि बुनियादी मकसद ये है कि वो पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से भी वो कार्रवाई करना चाहें और ख़ास तौर पर वो जवाब जो कि दिल्ली ब्लास्ट की सूरत में उन्हें मिलेगा वो उसके साथ आगे बढ़ सकें। इसके अलावा इनका कोई और मामला नहीं है। और सिंध पर कब्ज़ा महज एक बयान है, ये एक दावा है और ये महज तवज्जो को हटाना है उन तमाम पॉइंट्स से जहां पर इस वक्त पाकिस्तान अपनी तवज्जो मरकूज़ कर रखा हुआ है। अदरवाइज पाकिस्तान ने ये जो तीनों अपनी फायरिंग रेंजेस हैं और साथ सी फायरिंग रेंज, इसको हमें खामखानी ओपन किया, खामखानी इनको ऑपरेशनल किया। पाकिस्तान को बखूबी अंदाज़ा है, पाकिस्तानी फ़ौज को बखूबी अंदाज़ा है कि कौन किस जगह पर कौन कौन सी फॉर्मेशंस को हरकत में ला रहा है और उसका जवाब कैसे दिया जाना है। ये पाकिस्तान का जो मिरर रिस्पॉन्स है दैट इज वेल कैलकुलेटेड और पाकिस्तान को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि जनाब इनके गुब्बारे में से हवा कैसे निकालनी है। आप आएँ तो सही, देखें आपका इस्तकबाल कैसा किया जाता है और उस इस्तकबाल के बाद आप दोबारा कभी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं करेंगे। और ये बात तय है, ये लातों के भूत हैं, इन्होंने बातों से नहीं मानना। अपने अगर जरूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.